सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठाए चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल दिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या? राजदरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर सुंदरियों के नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? नृत्य रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़े नम्र भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिन बताए अंदर आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह अंदर चले आएंगे? कहाँ गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरे आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पे ही बैठते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब आपने इतना साहस दिखाई दिया है तो बताइए क्या बात करनी है आपको? चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा अंबी ने मेसोडिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा, और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूँ महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना, तो यहाँ पास में आकर कीजिए। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटने पे बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। वो अपना स्वाभिमान त्याग वही घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, यह है तेरी औकात? अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है? अब तू बताएगा मुझे कि अपनी राज्य का विस्तार कैसे करना है? दो कौड़ी का शिक्षक है तू। चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? यह सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही है जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। धनानंद गुस्से में खड़ा होकर जा, हमें अपना सामर्थ्य का ज्ञान है। जब सिकंदर मगध में आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे। सीमा सुरक्षा राजा का नहीं, सैनिक का कार्य है। अब इससे पहले कि हम भूल जाए कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ। चाणक्य यह अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डाल बोले, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चल यहाँ नहीं आना पड़ता। राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। यह सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान सम्मान इस चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो सैनिक लड़खड़ा कर गिर गए। अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए
गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई थी कि मैं तुझ जैसे पापी से भी उम्मीद लगा बैठा कि अब तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। इस शिखा की सौगंध, मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज यह प्रण लेता हूँ, जब तक तेरा और तेरे इस नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पे एक योग्य राजा ना बिठा दूं, मैं यह शिखा नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुन गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अगर यह ब्राह्मण फिर से इस राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके बीच बाजार में लटका देना। धनानंद से मिला अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था कि एक अच्छे राजा का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे। तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे, तो उनकी नज़र उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक 14 साल के बच्चे पर गई। वो बच्चा अकेला था। वो दिखने में पतला था, लेकिन उसका शरीर फुर्तीला था। उस बच्चे ने एक मैली सी धोती पहनी हुई थी। उसकी कमर में एक गुलेल लटकी थी। वो बच्चा शिकार पर निकला किसी चीते की तरह घात लगाए धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। उसे देख चाणक्य को उत्सुकता हुई और उन्होंने मन ही मन कहा, ये बच्चा इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है। अब चाणक्य भी धीमे पांव उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का दो लोगों का पीछा कर रहा है। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन दो लोगों का पीछा कर रहा है, वो भी एक अकेले चल रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि वो दो लोग लुटेरे थे और अपने आगे चल रहे यात्री को लूटने की मंशा में उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये देख चाणक्य अचंभित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए उस आदमी पे हमला कर दिया। चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन लुटेरों पे किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही जमीन पे मूर्छित हो गए। हैरान हो चाणक्य ने जब नजर दौड़ाई तो सामने पेड़ पर बैठा वो बालक दिखा। उसके हाथ में गुलेल थी। वो बालक छलांग मारता हुआ पेड़ से नीचे उतरा और उस यात्री के पास पहुंच बोला, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं आई। वो आदमी अपने सामने खड़े इतने छोटे बच्चे की बहादुरी देख अचंभित था। उसने उस बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे सही समय पे इनसे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। उसकी बात सुन वो बच्चा बोला, अरे नहीं, आपको जान से नहीं मारते, वो तो बस लुटेरे लूटपाट करके चले जाते। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं। उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे और फिर उनकी नज़र उन लुटेरों पर पड़ी जो अभी भी ज़मीन पर मूर्छित पड़े थे। बच्चे की नज़र जब चाणक्य से मिली तो उसने उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। थोड़े समय बाद यह उठ जाएंगे, पर तब तक वो यात्री बहुत दूर पहुंच चुका होगा। यह बोलकर वो बच्चा जाने लगा तो चाणक्य ने उनसे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है। बच्चा बोला, क्योंकि मैंने इन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वह सिर्फ मूर्छित हुए हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी है। उसने फिर उन लुटेरों की तरफ देखते हुए कहा, यह लोग भी विवश है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं। चाणक्य उस छोटे बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, क्या नाम है तुम्हारा। बच्चे ने उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने बच्चे के सिर पे हाथ रख और मन ही मन बोले, मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार पहचानने की नज़र होनी चाहिए, तभी वो न्याय कर सकता है। धनानंद, तू राजा का कर्तव्य ही नहीं भूला, बल्कि
अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को भी कलंकित कर चुका है, लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब समय नहीं है तेरे पास धनानंद। बहुत जल्द तेरा लहू सिंचित करेगा मगध की पावन भूमि को। मेरी खोज आज पूरी हो गई। मिल गया है मुझे मगध सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और उसे इस राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा मैं